हम्म क्या होगा अगर मैं कहूं कि भारत की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने अपना सबसे बड़ा रणनीतिक कदम सिर्फ अपना नाम बदलकर उठाया है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हाँ, तो हमारे पास 7 जुलाई 2026 की एक बहुत अहम बीएसई फाइलिंग है और साथ में Q3 FY26 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। और कुछ ताज़ा मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। राइट। तो हमारा आज का मिशन ये डिकोड करना है कि व्हाट विजार्ड ने अपने नाम से ये जो मोबिलिटी शब्द है वो आखिर क्यों हटा दिया। मतलब क्या ये सिर्फ एक रीब्रांडिंग है या इसके पीछे भारतीय ईवी बाजार का कोई बिलियन डॉलर का गेम प्लान है। ये समझना बहुत ज़रूरी है उन सभी के लिए जो लॉन्ग टर्म निवेश या भविष्य के बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं। बिल्कुल, जो भी तेजी से बदलते ईवी सेक्टर को समझना चाहते हैं उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत सारे नए दरवाजे खोलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इस ताज़ा खबर से। हाँ, तो अगर हम 7 जुलाई की उस घोषणा को देखें तो बोर्ड ने वॉर्ड विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड को बदलकर राइट। वॉर्ड विजर्ड इनोवेशंस लिमिटेड करने का प्रस्ताव पारित किया है। अच्छा, मतलब नाम ही छोटा कर दिया। बिल्कुल, इसमें दो चीजें बहुत साफ हैं। पहला, मोबिलिटी शब्द पूरी तरह से गायब है। हाँ। और दूसरा, जो स्पेलिंग है विजर्ड की, उसमें से ए हटा दिया है। वो अब विजर्ड हो गया है। दिलचस्प है। देखो, कॉर्पोरेट दुनिया में जब कोई कंपनी अपने मुख्य प्रोडक्ट को दर्शाने वाले शब्द को ही हटा देती है तो वो बाजार और इन्वेस्टर्स को एक बहुत सीधा मैसेज दे रही होती है। मतलब ये देखकर मुझे 2007 का वो एप्पल वाला किस्सा याद आ रहा है, जब एप्पल कंप्यूटर्स ने अपने नाम से कंप्यूटर्स हटाकर खुद को सिर्फ एप्पल कर लिया था। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। है ना? क्योंकि स्टीव जॉब्स को पता था कि भविष्य सिर्फ डेस्कटॉप तक सीमित नहीं है। उन्हें फोन, म्यूजिक प्लेयर और पूरे इकोसिस्टम पर राज करना था। तो क्या वॉर्ड विज़ार्ड का ये कदम भी कुछ ऐसा ही है? मैं तो यही कहूंगी। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के डेटा को अगर हम गहराई से देखें तो कंपनी का विजन अब सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर बेचने तक नहीं रुका है। अच्छा, तो और क्या कर रहे हैं वो अब बैटरी टेक्नोलॉजी, देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लीट ऑपरेशंस और यहाँ तक के हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी नेक्स्ट जेन तकनीक पर भी काम कर रहे हैं। बाप रे, मतलब मोबिलिटी शब्द उन्हें एक तरह से सिर्फ गाड़ियां बनाने तक सीमित कर रहा था। बिल्कुल, इनोवेशंस उनके भविष्य के पूरे इकोसिस्टम को कवर करता है। ये उनके कॉर्पोरेट एवोल्यूशन के अगले फेज का एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन है। राइट। लेकिन चलिए एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं। आजकल तो हर ईवी कंपनी खुद को इनोवेटिव बता रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है सरकारी नीतियां। हवा का रुख भी तो देखना होता है ना। हाँ, वो तो है। सरकारी पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे ये जो नई पीएम ई ड्राइव योजना आई है जिसने पुरानी फेम योजना की जगह ले ली है। बिल्कुल, और इसका बजट भी तो देखिए। वही तो, मार्च 2026 तक के लिए इसका टोटल बजट 10,900 करोड़ रुपए रखा गया है और इसमें से सिर्फ एडवांस्ड ऑटोमोटिव और ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही करीब 5,940 करोड़ का आवंटन है, जो कि सीधे सीधे दुगना कर दिया गया है पहले से। हाँ, तो यहीं पर मुझे इस रीब्रांडिंग का असली अर्थशास्त्र समझ में आता है। और इसमें एक और एंगल है। सरकार का टारगेट है 2030 तक 30% ईवी पेनिट्रेशन हासिल करना। इस योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 2,000 करोड़ रुपए, सिर्फ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। ओह अच्छा, 2,000 करोड़ सिर्फ चार्जिंग के लिए? हाँ, जिसके तहत पूरे देश में लगभग 72,300 फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग पर भारी कस्टम ड्यूटी छूट भी दी जा रही है। रुकिए, यहाँ मुझे एक पेच लग रहा है। अगर सरकार इतना पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बांट रही है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर इतनी छूट दे रही है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वॉर्ड विज़ार्ड का ये नाम बदलना सिर्फ एक पीआर स्टंट हो? पीआर स्टंट कैसे? मतलब सिर्फ इन सब्सिडीज का फायदा उठाने के लिए? क्योंकि अगर पैसा इनोवेशन में बट रहा है तो हर कंपनी यही कहानी बेचना चाहेगी कि वो सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रही। तो हम कैसे मान लें कि इनका कोर बिजनेस मॉडल सच में बदल रहा है? ये बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन इस संदेह का जवाब हमें उनकी बैलेंस शीट और जो ग्राउंड लेवल पर पार्टनरशिप्स हो रही हैं उसमें मिलता है। अच्छा, जमीनी हकीकत क्या है फिर? कागजी बातों और जमीनी हकीकत में फर्क होता है। अगर हम एम्प वोल्ट्स और बैटरी स्मार्ट के साथ उनकी नई रणनीतिक साझेदारियों को देखें तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। एम्प वोल्ट्स और बैटरी स्मार्ट। हाँ, वो सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उसी दिशा में लगा रहे हैं।
बैटरी स्मार्ट के साथ मिलकर इन्होंने बैटरी एज अ सर्विस यानी बैस मॉडल को बहुत अग्रेसिव तरीके से जमीन पर उतारा है। अरे ये बैस मॉडल तो बहुत ही दिलचस्प है, खासकर जब हम इसके यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। बिल्कुल। जो लोग ईवी मार्केट को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि बैटरी की कीमत पूरे गाड़ी की कीमत का लगभग 30 से 40% होती है। सही कहा। तो बैटरी स्मार्ट के साथ पार्टनरशिप करके ये लोग असल में बैटरी को स्कूटर से अलग कर रहे हैं। और ऐसा करने से होता ये है कि कस्टमर के लिए ईवी खरीदने की जो शुरुआती लागत है वो तुरंत 20 से 30% कम हो जाती है। वाह, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? आप कोई भी कस्टमर या मान लीजिए डिलीवरी राइडर स्कूटर खरीदता है तो वो बैटरी के लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत पेमेंट करता है। बैटरी डिस्चार्ज होने पर सिर्फ स्वैप कर लो। बिल्कुल। खाली बैटरी होने पर वो किसी भी स्टेशन पर जाकर कुछ ही मिनटों में चार्ज्ड बैटरी ले सकता है। अरे इसे अगर हम बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये तो वो क्लासिक रेजर और ब्लेड मॉडल हो गया ना। एग्जैक्टली। आप कस्टमर को स्कूटर यानी रेजर कम कीमत पर बेच रहे हैं, लेकिन फिर आप उसे सालों तक बैटरी स्वैप यानी ब्लेड के सब्सक्रिप्शन में जोड़ रहे हैं। हाँ, और जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे ओला या एथर जो फिक्स्ड बैटरी और प्लग इन चार्जिंग पे टिकी हैं, उनके मुकाबले ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देता है कंपनी को। मतलब एक तगड़ा कॉम्पिटिटिव मोट बन जाता है। बिल्कुल। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो पूरी तरह बदल जाता है। वो कैसे? एक बार स्कूटर बेचने पर जो वन टाइम रेवेन्यू मिलता है उसकी बजाय कंपनी के पास अब रेकरिंग रेवेन्यू का एक फिक्स्ड सोर्स आ जाता है। अच्छा, हाँ, हर महीने का सब्सक्रिप्शन। और यही कारण है कि B2B फ्लीट सेगमेंट में वॉर्डनिजर्ड इतने बड़े ऑर्डर्स उठा पा रहा है। प्रेजेंटेशन में स्पीड फोर्स ईवी और शिकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनियों के साथ उनकी पार्टनरशिप्स का भी जिक्र है। शिकॉन के साथ तो शायद कुछ मल्टी ईयर एग्रीमेंट हुआ है ना? हाँ, एक MOU साइन हुआ है जिसमें 6500 या शायद 7500 वोल्फ प्लस स्कूटर फ्लीट में शामिल होंगे। कुल मिलाकर देखें तो उनके पास 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के फ्लीट ऑर्डर्स हैं। 10,000 ऑर्डर्स, और फ्लीट ऑपरेटर के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक अपटाइम ही होता है। बिल्कुल सही। अगर किसी डिलीवरी वाले का स्कूटर 4 घंटे प्लग से लगा है तो वो तो सीधे 4 घंटे का नुकसान है। हाँ, और बैटरी स्वैपिंग से वो अपटाइम लगभग 100% के करीब पहुंच जाता है। इसलिए मोबिलिटी से इनोवेशन की ओर जाना सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि कस्टमर को एक पूरा इकोसिस्टम बेचने का प्लान है। राइट। और इंडिया में ये इकोसिस्टम सेट करने के बाद मुझे लगता है अब उनकी नज़र विदेशी बाजारों पर भी है। 100%। और जो नया नाम है वॉर्डविजर्ड इनोवेशंस लिमिटेड, ये जो छोटा और सिंपल नाम है, ये ग्लोबल अपील के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, मतलब विदेशी पार्टनर्स या ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट करते वक्त एक सिंपल ब्रांड आइडेंटिटी बहुत काम आती है। बिल्कुल। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात करें तो उनका सबसे बड़ा दांव सऊदी अरब में नजर आ रहा है। सऊदी अरब, वहाँ क्या चल रहा है? उन्होंने वहां एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया है जिसमें हिज रॉयल हाइनेस अब्दुल अजीज की 51% हिस्सेदारी है और वॉर्डविजर्ड की 49%। 51 और 49। ये सऊदी अरब में 51-49 की पार्टनरशिप बहुत कुछ बयां करती है। हाँ, क्योंकि सऊदी अरब अपनी विजन 2030 पॉलिसी के तहत अपनी इकोनॉमी को तेल से दूर ले जाकर डाइवर्सिफाई कर रहा है। मतलब ऑयल डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ सरकार ईवी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। वॉर्डविजर्ड का ये प्लांट सिर्फ सऊदी के लिए गाड़ियां नहीं बनाएगा, बल्कि ये पूरे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जिसे हम मेना रीजन कहते हैं, उसके लिए एक सप्लाई चेन हब बनेगा। वाओ, मतलब एक भारतीय कंपनी के लिए इंडिया के इतने टफ कंपटीशन से निकलकर एक ऐसे बाजार में जाना जहां सरकार खुद उनके साथ इन्वेस्ट कर रही है, ये तो मास्टर स्ट्रोक लग रहा है ना? लेकिन ग्लोबल लेवल पर एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। वो क्या? सिंगापुर में उनका ग्लोबल R&D सेंटर, जहां वो NTU यानी नान्योंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर LFP बैटरियों पर रिसर्च कर रहे हैं। LFP मतलब लिथियम आयन फॉस्फेट। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, सेल केमिस्ट्री में सीधे तौर पर रिसर्च करना, ये तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव काम है। बहुत ज्यादा। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी टेक और ऑटो कंपनियां इसमें अरबों डॉलर फूंक रही हैं, तो क्या एक छोटी कंपनी के लिए इस लेवल पे उतरना बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? रिस्क तो है, लेकिन LFP पर फोकस करने के पीछे साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों बहुत सॉलिड हैं। देखो, जो NMC बैटरियां होती हैं, निकल मैंगनीज कोबाल्ट, उनमें कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत महंगा है। बहुत महंगा और विवादित भी। और सबसे बड़ी बात, LFP बैटरियां भारत और मिडिल ईस्ट जैसे हाई टेम्परेचर वाले इलाकों के लिए कहीं ज्यादा सेफ होती हैं। आग लगने का खतरा कम होता है। बिल्कुल ना के बराबर। और अगर आप मास मार्केट के लिए ईवी बना रहे हैं
तो कॉस्ट तो कम रखनी ही पड़ेगी। वही तो पॉइंट है। अभी इंडियन ईवी इंडस्ट्री ज्यादातर चीन या दूसरे देशों के सेल्स पर डिपेंडेंट है। सिंगापुर में रिसर्च करके वॉटविजिट अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी डेवलप करना चाह रहा है। खुद की तकनीक। हाँ, अगर वो अपनी LFP सेल तकनीक को कमर्शलाइज कर ले जाते हैं तो सिर्फ उनकी लागत कम नहीं होगी, बल्कि वो अपनी सप्लाई चेन के खुद मालिक बन जाएंगे। रिस्क बड़ा है, लेकिन अगर चल गया तो रिवॉर्ड भी कंपनी को एक अलग ही लीग में ले जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये पूरी चर्चा हमें इन्वेस्टमेंट के सबसे बेसिक रूल पर ले आती है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के नजरिए से इस कंपनी को देख रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत क्रिटिकल है। हाँ, क्योंकि नंबर्स कुछ और ही कहानी कहते हैं। राइट। हमने स्क्रीनर का डेटा भी देखा। शेयर की कीमत फिलहाल 7 रुपये 9 पैसे है, जो इसे एक पेनी स्टॉक बनाता है। एग्जैक्टली। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग 87-10 है, यानी 5 या उससे ज्यादा सालों के लिए ये बुलिश जोन में है। और इस बड़े ऑर्डर का भी तो जिक्र है। हाँ, $1.29 बिलियन का ब्यूला ग्रुप का ऑर्डर। अब यहाँ एक बहुत बेसिक सवाल उठता है। क्या? अगर किसी कंपनी के पास $1.29 बिलियन का ऑर्डर बुक है, तो उसका शेयर 7 रुपए पे क्यों ट्रेड कर रहा है? यही तो बाजार का यथार्थवाद है। बाजार कभी भी सिर्फ कागजी वादों और ऑर्डर बुक पर आंख बंद करके दांव नहीं लगाता। मतलब मार्केट को प्रूफ चाहिए। बिल्कुल, बाजार एग्जीक्यूशन देखना चाहता है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलना सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इसे टाइम पर डिलीवर कर पाएगी? और क्या वो इस ऑर्डर से प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाएंगे? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा रिस्क ये है कि इंडियन ईवी बाजार में कंपटीशन बहुत भयंकर है। टाटा, महिंद्रा जैसे दिग्गजों से लेकर दर्जनों नए स्टार्टअप्स तक सब रेस में हैं। और पॉलिसी रिस्क भी तो है। अगर कल को सरकार PM EV ड्राइव का स्ट्रक्चर बदल दे तो क्या होगा? सही पॉइंट है। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल बिना सब्सिडी के अपने दम पर सरवाइव कर पाएगा? शेयर की जो अभी कीमत है वो बाजार की इसी वेट एंड वॉच अप्रोच का रिजल्ट है। तो रिस्क तो एकदम साफ है, कंपटीशन, सरकारी पॉलिसी पर डिपेंडेंस और एग्जीक्यूशन रिस्क। लेकिन अगर मैं इसे थोड़े पॉजिटिव साइड या रिवॉर्ड के नजरिए से देखूं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उन्हें अपना नजरिया बदलना होगा। मतलब उन्हें अब सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हर महीने कितने स्कूटर बिके। बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी BAS मॉडल में जा रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक होगा उस बैटरी सब्सक्रिप्शन से आने वाला रेकरिंग रेवेन्यू। ये बहुत पैनी ऑब्जर्वेशन है ना? जब कोई कंपनी मोबिलिटी से हटकर इनोवेशन और सर्विस मॉडल में जाती है तो उसे जज करने के पैरामीटर्स भी बदल जाते हैं। इन्वेस्टर्स को मेनली 3 चीजों पर नजर रखनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें? पहला, जैसा आपने कहा, BAS से हर क्वार्टर में कितनी स्टेबल इनकम आ रही है। दूसरा, जो 10,000 फ्लीट ऑर्डर्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट कितनी तेजी से हो रहा है। और तीसरा ये कि सऊदी अरब का जो जॉइंट वेंचर प्लांट है वो आखिर कब तक चालू होके रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करता है। मतलब अगर कंपनी इन तीनों मोर्चों पर डिलीवरी देना शुरू कर दे तो लॉन्ग टर्म में इसका वैल्यूएशन सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी की तरह नहीं होगा, बल्कि एक इकोसिस्टम प्रोवाइडर के रूप में होगा। और हिस्ट्री गवाह है कि इकोसिस्टम प्रोवाइडर्स हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। बहुत सही पॉइंट है ये। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समराइज करें जी, तो वॉटविज़ार्ड का मोबिलिटी शब्द को हटाना कोई छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। हाँ, ये भारत की ईवी क्रांति की अगली वेव, PME ड्राइव की नई नीतियों के साथ अलाइनमेंट और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल सप्लाई चेन में खुद को एक ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और आने वाले 2-3 साल इस ब्लूप्रिंट का असली लिटमस टेस्ट होंगे। राइट। रणनीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म सफलता पूरी तरह से इस बात पर टिकेगी कि वो इस विजन को जमीन पर कैसे उतारते हैं। एग्जीक्यूशन इज की। तो आज के इस गहन विश्लेषण के आखिर में मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहता हूं। ओम, बताइए। हमने शुरुआत में बात की थी कि यह सिर्फ नाम बदलने का खेल नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी सिर्फ गाड़ियां बेचने के मॉडल से बाहर निकल रही है, हाँ, वो बैटरी की सेल केमिस्ट्री खुद डिजाइन कर रही है, बैटरी स्मार्ट के साथ मिलकर देश भर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बना रही है और एनर्जी को एज अ सर्विस बेच रही है। एग्जैक्टली। तो क्या उसे अब भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी कहना सही होगा
या फिर वो भविष्य की एक टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंपनी बन चुकी है जिसका एक हिस्सा बस इत्तेफाक से टू व्हीलर भी बनाता है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।